हेलो दोस्तों, वेलकम टू बोधियागा स्टडी। आपका बोधियागा स्टडी चैनल में स्वागत है दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है कि अभी हमारे द्वारा एडुटेरिया का सामान्य अध्ययन का 5000 प्लस प्रश्नों का सॉल्व करवाया जा रहा है, तो आप इसे देखना ना भूलेंगे। आज का हम लोगों का सेट संख्या 2 है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज के पहले यानी कल हम लोग सेट नंबर 1 को पढ़ा चुके हैं। आप चाहे तो आप हमारे चैनल बोधियागा स्टडी में, जो कि इसका प्लेलिस्ट ही बन चुका है, तो आप सेट नंबर 1 को जाकर वहाँ देख सकते हैं। तो आज है सेट संख्या 2। सेट संख्या 2 की प्रश्न की बात करें तो आ जाते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। पहला प्रश्न आपका आ जाता है। पहला प्रश्न क्या है, तो पहला प्रश्न की बात देख लें। तो पहला प्रश्न है आपका, कह रहा है कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय को ही प्राप्त है। कौन सा मूल अधिकार केवल किन्हें प्राप्त है, केवल भारतीयों को ही प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। तो अनुच्छेद 15 भी भारतीयों को प्राप्त है, अनुच्छेद 16 भी प्राप्त है, अनुच्छेद 19 भी प्राप्त है। तो ये सभी उपयुक्त ऑप्शन में से सभी मूल अधिकार केवल भारतीयों को ही प्राप्त है। तो इसका आंसर नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कथन पर विचार करें। कह रहा है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। दूसरा कह रहा है राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम न्यूनतम आयु 35 वर्ष, जो कि ये भी गलत है। राज्यसभा बनने के लिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना वर्ष चाहिए? 30 वर्ष। ठीक है। अगला है राज्यसभा एक तिहाई सदन है। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। हाँ, ये तो सही है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य जो है प्रति 2 वर्ष पर मुक्त हो जाते हैं। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि 2/3 सदस्य इसके क्या होते हैं? पद मुक्त होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष पे। 2/3 या 1/3 आप हमें कंफर्म बताएंगे कमेंट में। तो ये ऑप्शन सभी यानी तीनों उपयुक्त तीनों गलत हैं। तो उपयुक्त तीनों क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो चौथा प्रश्न आपका कह रहा है, तीसरा प्रश्न है। कह रहा है धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकता है। तो धन विधेयक राज्यसभा जो है 14 दिनों तक ही रोक सकता है। अगला प्रश्न है कि कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह भारत राज्य के क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो, या फिर लगातार 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय में तथा न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। दूसरा कह रहा है उसकी आयु कम से कम न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए। तो ये कोई बाध्य नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक। ठीक है, जो कि ये फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब 5वां प्रश्न कह रहा है वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों के द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए। कह रहा वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन जो है करने वाले संकलन सदन के दोनों सदनों के द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 माह, ऑप्शन सी।
चलिए आगे है, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। भारत में पहली बार भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब पारित किया गया था या कब लाया गया था? तो 1963 ईस्वी में लाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रावर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? तो आर्टिकल 37, आर्टिकल 37, ठीक है। चलिए आगे है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है चिलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? चिलैया समिति का जो गठन है वह किस वर्ष किया गया था? तो इसका गठन किया गया था 1991 में। कब किया गया था? 1991 में किया गया था। चिलैया समिति का गठन कब किया गया था? 1991 में। नेक्स्ट अगला है, किस क्रांति का संबंध जो है कोको उत्पादन, किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या फिर चमड़ा उत्पादन से है? तो इसका आंसर हो जाएगा भूरी क्रांति। भूरी क्रांति का संबंध जो है कोको उत्पादन या फिर चमड़ा उत्पादन से है। अगला है, एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार जाना जाता है, ये कौन सा मनी कहलाती है? तो ये कहलाती है हॉट मनी। क्या कहलाती है? हॉट मनी कहलाती है, ठीक है। ये कहलाती है हॉट मनी। चलिए अगला कह रहा है प्रश्न कि गन्ने का जो उचित और पारिश्रमिक मूल्य एफआरपी का अनुमोदन कौन करता है? गन्ने का जो उचित मूल्य है या फिर पारिश्रमिक मूल्य जो है उसका अनुमोदित करता है गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य एफआरपी का अनुमोदित करता है। कौन करता है? आर्थिक मामलों का कैबिनेट समिति। आर्थिक मामलों का कैबिनेट समिति। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं था? तो कौन शामिल था? तो ये सरकारी पदों का त्याग ये शामिल था। विदेशी जो सामान या फिर माल हो जाते हैं उसका बहिष्कार किया गया था। अदालतों में वकीलों के द्वारा बहिष्कार किया गया था। ये तीनों तो शामिल थे, लेकिन यहाँ कह रहा है कौन शामिल नहीं था? तो सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी। इसका राइट आंसर डी। अगला है, दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को की गई थी? दांडी मार्च की समाप्ति जो है किस तिथि को की गई थी? तो इसकी समाप्ति की गई थी 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। कब किया गया था? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। गांधी जी के जीवन काल में घटी घटनाओं का कालक्रम का कौन सही नहीं है? तो चौड़ा चौड़ी है घटना कब हुआ था? 5 फरवरी 1922, जो कि राइट आंसर। दूसरा है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931, ये भी राइट है। पूना समझौता 24 सितंबर 1932, ये भी राइट आंसर है। भारत छोड़ो आंदोलन ये कब हुआ था? तो ये गलत है, 23 मार्च। यहाँ हो जाएगा 8 अगस्त 1942 को, ठीक है। तो ये पूछ रहा था कौन सही नहीं है, तो डी वाला सही नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आजाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में
स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया था? 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को। 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को। राइट आंसर बी। सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था? कब किया गया था? 1829 के अधिनियम 1829 के नियम 17 के द्वारा किया गया था। 1829 तो सब लोग जानते हैं, लेकिन नियम कौन सा था? 17 था। तो 1829 के नियम 17। बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? बहावियों के आंदोलन जो कि विद्रोह एक था, उसे कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड एल्गिन प्रथम। लॉर्ड एल्गिन प्रथम को जाता है। ठीक है, लॉर्ड एल्गिन प्रथम को जाता है। बहावी आंदोलन विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल का श्रेय जाता है? तो ये जाता है लॉर्ड एल्गिन प्रथम। लॉर्ड एल्गिन प्रथम किसको जाता है श्रेय? लॉर्ड एल्गिन प्रथम को। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न आपका कह रहा है त्रिपक्षीय क्या कह रहा है? त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन राजवंश शामिल नहीं था? त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सा राजवंश शामिल नहीं था? त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन राजवंश शामिल नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पल्लव। राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन राजवंश शामिल नहीं था? तो ये पल्लव नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं। इन शवों का जो सिर होता है, जो हेड होता है, वो किस दिशा में रखा जाता था? तो उत्तर दिशा, नॉर्थ दिशा में रखा जाता था। ठीक है, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म जो है दो संप्रदायों में विभाजन हो गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थ। चौथी बौद्ध संगीति, अच्छा बताएंगे चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो ये चौथी बौद्ध संगीति कुंडलग्राम, जम्मू कश्मीर में। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो इसकी अध्यक्षता किए थे कौन? वसुमित्र किए थे। और ये किनके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में। कह रहा है महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिजुपालिका नदी के किनारे महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। कह रहा है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली पुत्र गौसाल थे, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। कह रहा है किस मुगल कला या मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? तो ये शाहजहां के काल को कहा जाता है। ठीक है, मुगल काल में मुत्तसिब कौन था? मुगल काल में मुत्तसिब कौन था? तो ये आचरण अधिकारी कहलाता था, मुत्तसिब। ठीक है, तो मुगल काल में मुत्तसिब कौन कहलाता था? तो ये आचरण अधिकारी ही मुत्तसिब कहलाता था। कह रहा है दीवाने अर्ज किस विभाग से संबंधित था? दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित था? तो सैन्य विभाग से।
दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित था? तो ये संबंधित था सैन्य विभाग से। नेक्स्ट कह रहा है बसावन व दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? बसावन व दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? तो ये अकबर के दरबारी चित्रकार थे बसावन और दसवंत। अब कह रहा है मिलान करें, कौन सुमेलित नहीं है? तो नरौरा उत्तर प्रदेश में, ये राइट है। काकरापाड़ा गुजरात में, ये राइट है। तारापुर महाराष्ट्र में, ये राइट है। कुडनकुलम जो कि कर्नाटका में नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। कह रहा है 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच अवस्थित है? 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच अवस्थित है? तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच अवस्थित है। ठीक है, 38वीं समांतर रेखा। कह रहा है कौन सा एक अच्छा ईंधन का गुण नहीं है? कौन सा एक अच्छा ईंधन का गुण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, दिख नहीं रहा होगा लेकिन हम बोल देते हैं इसका आंसर ही केवल। कौन नहीं कह रहा है? तो जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अपशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए, यही तो गलत है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आपका आ जाता है 30। ये अब विटामिन को मिलान करिए, इसका मिलान करने के लिए बोला है। चलिए इसे मिलान कीजिए। तो विटामिन B6 किससे संबंधित है? तो विटामिन B6 संबंधित है बाल झड़ना से। विटामिन B6 संबंधित है बाल झड़ना से। विटामिन B12 किससे संबंधित है? तो प्राणाशी अरक्तता से। ठीक है। विटामिन ई का संबंध किससे है? बांझपन से। विटामिन के का संबंध किससे है? रक्त के थक्का जमने से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए। चलिए कह रहा है तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या कहलाता है? तो गैलेक्टिक इकाई। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या कहलाता है? तो गैलेक्टिक इकाई कहलाता है। ठीक है। कह रहा है कौन सा रोग जो है पुरुष की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? तो ये वर्णांधता। और इसकी वाहक महिलाएं ही होती है, लेकिन महिलाओं में ये बीमारी कम होती है। बीमारी नहीं, ये जन्मजात ही है। ये अगर आप हमारे चैनल में नहीं देखे हैं वर्णांधता अनुवांशिकी रोग, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, साइंस का प्लेलिस्ट में। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं के अंदर एक प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं के अंदर, हीमोग्लोबिन जो है लाल रक्त कणिकाओं के अंदर एक प्रोटीन है। और यह किसका वहन करती है? तो ये ऑक्सीजन का वहन करती है। कह रहा है किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है। कौन सी है? गुप्त ऊष्मा। कह रहा प्रश्न में किसी पदार्थ की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है। क्या है? गुप्त ऊष्मा। कह रहा है कोशिका अंगों में किसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? तो जीव द्रव में कोशिका अंगों में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है, जीव द्रव में। कह रहा है कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? तो जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी।
चलिए अब कुछ मिलान करना है, मिलान कीजिए। प्रतिरोध का क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। इसके बाद विद्युत प्रवाह का क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। बल का क्या हो जाएगा, तो बल का न्यूटन हो जाएगा। पावर का क्या हो जाएगा, वॉट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। कह रहा है धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है, तो ये लिथियम है। धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है, तो ये लिथियम है। धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है, लिथियम। कह रहा है प्राकृतिक रबड़ के बारे में कौन सा कथन सही है। जो सही है उसे ही पढ़ लेते हैं। यह एक प्राकृतिक बहुलक है, हाँ है। इसमें लोचदार गुण होते हैं, हाँ होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कह रहा है, तो अगला कह रहा है किसी तत्व का रासायनिक गुण कौन तय करता है। किसी तत्व का रासायनिक गुण को कौन तय करता है, तो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या से पता चलता है। ठीक है, किससे पता चलता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या से पता चलता है। कुछ मिलान करने के लिए नदियां हैं, तो कह रहा है देवप्रयाग की नदियों के संगम पर अवस्थित है। तो अलकनंदा और भागीरथी के संगम पे अवस्थित है। ठीक है, देवप्रयाग किस नदियों के संगम पे अवस्थित है, तो भागीरथी और अलकनंदा। कह रहा है प्रश्न क्या कह रहा है, किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच से गुजरती है, तो मध्य प्रदेश से गुजरती है। और इसके लिए एक ट्रिक है जो कि हम आपको ज्योग्राफी में पढ़ा चुके हैं, ऐसे यहाँ बता देते हैं। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से। तो इसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा गमछा झार। ठीक है, तो मी से मिजोरम, त से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड कितने राज्य हो गया, तो मित्र 2 गो यहाँ हो गया, पर 2 गो यहाँ, 4 गो, गमछा 4 3 7 को, एक झारखंड 8 को। 8 राज्यों से होकर गुजरती है, बिहार से नहीं गुजरती है। एक बार प्रश्न बन गया था कि कर्क रेखा जो है मतलब किस साइड में है, कर्क रेखा बिहार के किस साइड में है, तो शायद इसका उत्तर साइड दिया था। अगला प्रश्न है कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में जैव विविधता ज्यादा पाई जाती है। कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है, क्या कह रहा है, कौन सुमेलित नहीं है, तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका, सिमलीपाल नेशनल पार्क ओडिशा, रोहिला नेशनल पार्क गुजरात में नहीं होगा। कौन नहीं होगा, यही पूछा है। कह रहा है कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है। कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है, तो अंगुलहास जलधारा जो है महासागरीय जलधारा नहीं है। कह रहा है किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, कावेरी को कहा जाता है। कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। कह रहा है प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किसके लिए जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूकंप के लिए और ज्वालामुखी के लिए। रिंग ऑफ फायर से ज़्यादा एग्जैक्ट आंसर तो ज्वालामुखी ही देना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है। कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है। तकलामाकन चाइना में अवस्थित है।
थार रेगिस्तान ये भारत में स्थित है। अटाकामा मरुस्थल चिली में अवस्थित है। गिब्सन, गिब्सन ये अफ्रीका में नहीं होगा। कौन नहीं पूछा था, यही होगा। चलिए, कह रहा है प्रतिरोधात्मक या संघर्ष संघर्ष घर्षणात्मक बेरोजगारी है। प्रतिरोधात्मक या फिर प्रतिरोधात्मक या फिर घर्षणात्मक बेरोजगारी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवसाय या फिर रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार हो जाना। मतलब प्रतिरोधात्मक या फिर घर्षणात्मक बेरोजगारी है व्यवसाय या फिर इसे रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्तियों का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना। यही क्या कहलाता है, प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी। कह रहा है न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में कौन सा कथन विचार करें। तो न्यूनतम समर्थक मूल्य आर्थिक मामलों के मंत्री स्तरीय या मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा प्रस्तावित की जाती है। ये सही हो जाएगा। कह रहा है न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि एवं लागत मूल्य आयोग के द्वारा अनुमोदित की जाती है। ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। चलिए, ये था हमारा 50 प्रश्नों का सेट नंबर 2। अब कुछ इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट भी जान लेते हैं। एक्स्ट्रा प्रश्न में स्मरणीय तथ्य है, इसे जान लीजिए। प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक कौन है। तो इसका दर्शन और प्रवर्तक कौन कौन है ये आप जान लीजिए इसे। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन कहे जाते हैं, पतंजलि। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन कहे जाते हैं, पतंजलि। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन कहला जाते हैं, तो गौतम। इसे आप ट्रिक से याद कर लेते हैं, याद कर सकते हैं। योग दर्शन, योग अभी पतंजलि याद कर सकते हैं। अभी योग गुरु कौन है, बाबा रामदेव, उन्हीं का कंपनी कौन सा है, पतंजलि। ऐसे करके याद रख सकते हैं, केवल याद करने के भाव से, ठीक है। न्याय दर्शन, न्याय की बात करें तो गौतम से याद रख सकते हैं। गौतम बुद्ध यहाँ नहीं थे, लेकिन गौतम यहाँ ये अलग है और भगवान गौतम बुद्ध वो अलग है, ठीक है। ऐसे करके याद रख सकते हैं। सांख्य दर्शन कपिल, प्रवर्तक कौन थे, सांख्य दर्शन के कपिल थे। चवार्क के कौन थे, तो चवार्की हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब है विशेषिक के प्रवर्तक कौन थे, कनार्ड मुनि थे। पूर्व मीमांसा के कौन थे, जैमिनी। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन थे, जैमिनी। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक कौन थे, वदरायन, ठीक है। चलिए, अब देख लेते हैं विभिन्न संप्रदाय एवं उनके संस्थापक। तो संप्रदाय और संस्थापक, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, मखलीपुत्र गौसाल। इसी में एक प्रश्न आया था। अनिश्चयवादी के संस्थापक कौन थे, अनिश्चयवादी के संस्थापक थे संजय बेठली पुत्र। तो इसे ध्यान रखेंगे। आजीवक संप्रदाय के कौन थे, मखलीपुत्र गौसाल। अनिश्चयवादी के संस्थापक कौन थे, संजय बेठलीपुत्र। भौतिकवादी के संस्थापक कौन थे, पाकुध कच्चायन। घोर आक्रियावादी के संस्थापक कौन थे, पूरन कश्यप। कौन थे, पूरन कश्यप। तो ये था हमारा सेट संख्या 2 का। तो कैसा लगा आपको यह सेट संख्या 2, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा, ताकि हमें पता भी चले कि आप लोगों में से कितने लोग हमारे वीडियोस को देखते हैं, पढ़ते हैं। ऐसे कमेंट नहीं करते हैं तो पता नहीं चलता है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमें पता चल सके कि कौन कौन लोग हमारे वीडियो को जरूर देखते हैं। और शेयर जरूर कीजिएगा सभी में, अच्छा लगता है तो सेशन को यहीं रखते हैं, समाप्त करते हैं।